नमस्ते। ताजमहल से लेकर मुगलाई खाने तक एक ऐसा साम्राज्य है जो आज भी हमारी जिंदगी का, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो आज हम जरा गहराई में उतरेंगे और बात करेंगे उस ताकत की जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर, सोचिए, 300 से भी ज्यादा सालों तक हुकूमत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। चलिए शुरुआत करते हैं एक हैरान कर देने वाले नंबर से। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 25%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कहानी है एक जबरदस्त आर्थिक ताकत की। अंदाजा लगाइए, साल था 1750 के आसपास का, जब यूरोप बस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ ही रहा था। उस वक्त पूरी दुनिया में जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था उसका 1/4 यानी 25% अकेले मुगल भारत से आता था। ये थी उस दौर में उनकी आर्थिक पकड़। अब इतने बड़े और लंबे इतिहास को समझना आसान नहीं है, तो हमने क्या किया है, इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि ये साम्राज्य जंग के मैदान में कैसे बना। फिर समझेंगे कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था। इसके बाद हम गोता लगाएंगे उनकी शान और शौकत वाली संस्कृति में। फिर देखेंगे कि कैसे ये साम्राज्य बिखर गया, और सबसे आखिर में बात करेंगे कि आज हमारे लिए मुगलों की विरासत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये तो साफ है कि मुगल साम्राज्य की नींव तलवार और तोप के दम पर, यानी कि सैन्य ताकत पर रखी गई थी। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि शुरुआत कितनी डामाडोल थी, उथल-पुथल से भरी हुई। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीती और साम्राज्य की नींव रख दी। सब ठीक लग रहा था, लेकिन उनके बेटे हुमायूं को कुछ ही सालों में देश छोड़कर भागना पड़ा। असली स्थिरता जो हम कहते हैं, वो आई 1556 में, जब सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठे। और यहीं से साम्राज्य को मजबूती से खड़ा करने का काम शुरू हुआ। तो सवाल ये है कि बाबर की कामयाबी का राज क्या था, कैसे वो जीत गए। देखिए, मुगलों को अक्सर गन पाउडर एम्पायर भी कहा जाता है, मतलब बारूद की ताकत पर बना साम्राज्य। पानीपत की लड़ाई की ही बात करें तो बाबर की सेना असल में सामने वाली सेना से संख्या में बहुत कम थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो गेम चेंजर साबित हुई, बंदूकें और तोपें। खासकर उन्होंने ऑटोमन एम्पायर की तरह तोपों का इस्तेमाल किया, और बस यही एक मूव निर्णायक साबित हुआ। तो जंग जीतना एक बात है, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो चलिए अब अगले हिस्से में ये देखते हैं कि मुगलों ने एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी का इतना बड़ा और मजबूत ढांचा आखिर खड़ा कैसे किया। देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि सिर्फ तलवार के दम पर कोई भी साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। उसे चलाने के लिए चाहिए पैसा, एक मजबूत इकोनॉमिक इंजन। और मुगलों के लिए ये इंजन था अकबर का बनाया हुआ एग्रीकल्चरल टैक्स सिस्टम, एक ऐसी बेहतरीन प्रणाली जो उनकी बेहिसाब दौलत का असली आधार बनी। इस सिस्टम को जब्त कहते थे, और ये सच में कमाल का ऑर्गेनाइज था। होता क्या था, सबसे पहले पूरी जमीन का सर्वे होता था, नापा जाता था। फिर टैक्स अनाज या उपज में नहीं लिया जाता था, बल्कि फसल की कीमत के हिसाब से कैश में, नकद में तय होता था। और सबसे दिलचस्प बात, अगर कोई किसान ज्यादा मुनाफे वाली कैश क्रॉप्स उगाता तो उसे बढ़ावा दिया जाता था। इस एक सिस्टम ने किसानों को सीधे कैश इकोनॉमी से, बाजार से जोड़ दिया, और ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ा रिफॉर्म था। और इस सिस्टम का नतीजा क्या निकला, ये चार्ट उसे बहुत साफ साफ दिखाता है। साल 1600 के आसपास की मुगल इकोनॉमी को देखें, ये सिर्फ खेतीबाड़ी पर नहीं टिकी थी। हाँ, एग्रीकल्चर 52% था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो भी 18% था, जो उस दौर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी का सीधा असर कहाँ दिखा? वो दिखा आम लोगों की जिंदगी में। इन 100 सालों में आबादी 15 करोड़ से बढ़कर लगभग 16 करोड़ हो गई, और आबादी का बढ़ना इस बात का साफ संकेत था कि साम्राज्य में स्थिरता थी, खुशहाली थी। और देखिए, जब पैसा होता है, स्थिरता होती है, तो आर्ट और कल्चर तो अपने आप ही ऊंचाइयों को छूते हैं। तो हमारा अगला हिस्सा इसी शानो शौकत, इसी भव्यता की संस्कृति के बारे में है, खासकर शाहजहां के दौर की। कह सकते हैं कि मुगलों ने अपनी दौलत को पत्थरों में जिंदा कर दिया। ऐसी ऐसी शानदार इमारतें बनवाई जो आज भी, सदियों बाद भी, दुनिया को हैरान कर देती हैं। ये जो लिस्ट स्क्रीन पर है ना, ये सिर्फ कुछ इमारतों के नाम नहीं है, ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ताजमहल, आगरा फोर्ट, लाल किला, ये लिस्ट लंबी है। इनकी विरासत आज भी पूरी शान से खड़ी है।
सिर्फ ताजमहल की ही बात कर लें तो यूनेस्को उसके बारे में क्या कहता है, सुनिए। भारत में मुस्लिम कला का नगीना और दुनिया की विरासत की उन मास्टरपीसेस में से एक जिसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। मतलब ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये दुनिया की धरोहर है। लेकिन कहते हैं ना, हर सुनहरे दौर का अंत भी होता है। तो अब हम कहानी में एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से इस महान साम्राज्य का लंबा और काफी उलझा हुआ पतन शुरू होता है। और इस पतन की शुरुआत को अक्सर औरंगजेब के शासनकाल से जोड़ा जाता है। वो एक कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स और विरोधाभासी सम्राट थे। इसे समझिए, एक तरफ तो उन्होंने मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सरहदों तक फैलाया। उनके प्रशासन में जितने हिंदू ऊंचे पदों पर थे उतने पहले किसी के दौर में नहीं थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी कुछ पॉलिसियों ने साम्राज्य की नींव को कमजोर करना शुरू कर दिया, जैसे गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स को फिर से लगाना, और दक्कन में दशकों तक चली लड़ाइयों ने शाही खजाने को लगभग खाली ही कर दिया था। और 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मौत हुई, मानो दिल्ली का तख्त हिल गया। साम्राज्य का जो सेंटर था वो बिखरने लगा। गद्दी के लिए ऐसी लड़ाइयां शुरू हुईं कि ये टाइमलाइन उस अफरा तफरी को साफ दिखाती है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक साल 1719 में 4 अलग-अलग बादशाह गद्दी पर आए और गए। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की इंतहा थी। तो फिर असल सवाल ये है कि आखिर इस जबरदस्त साम्राज्य के बिखरने की असल वजह क्या थी? देखिए, किसी एक वजह को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है। ये कई चीजों का मिलाजुला असर था। औरंगजेब के बाद कोई ताकतवर बादशाह नहीं आया। गद्दी के लिए खूनी जंग आम बात हो गई। खजाना खाली था तो अफसरों को तनख्वाहें कहाँ से मिलती? सेना दूर दराज की लड़ाइयों में फंसी हुई थी, और इस कमजोरी को देखकर जो लोकल राजा नवाब थे उन्होंने एक एक करके खुद को दिल्ली से आज़ाद करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात है, साम्राज्य खत्म हो जाते हैं, सल्तनतें मिट जाती हैं, पर उनका असर बाकी रहता है। मुगल साम्राज्य का पॉलिटिकल पावर तो खत्म हो गया, लेकिन उसका कल्चरल इम्पैक्ट आज भी बहुत मजबूती से महसूस होता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, मुगल विरासत। मुगल दौर ने आज के साउथ एशिया को, हमारे रहन सहन को कई तरह से शक्ल दी है। आप इमारतों को देखिए, उनमें पर्शियन और इंडियन स्टाइल का खूबसूरत मेल दिखता है। हमारे खाने को देखिए, मुगलई खाना तो दस्तरखान की शान है। हम जो जबान बोलते हैं हिंदुस्तानी यानी हिंदी उर्दू, उस पर पर्शियन का कितना गहरा असर है। यहाँ तक कि हमारे कपड़े, गहने और वो जो बाग लगाने का तरीका है, उसमें भी मुगलों की छाप है। तो हाँ, साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उनकी विरासत हमारी संस्कृति में आज भी जिंदा है। तो इस पूरी कहानी को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा साम्राज्य जो एक था, यूनाइटेड था, और जिसमें कई कल्चर एक साथ रहते थे। उस साम्राज्य की याद आज के साउथ एशिया को किस तरह से प्रभावित करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इतिहासकारों के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है, और हमें सोचने पर मजबूर करता है।